लास्ट हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे बेटे। तो वेक्टर्स में जैसे मैंने कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपको बेसिक बताई थी, भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर में लाइन की लेंथ की इंपॉर्टेंस क्या है, एरो की क्या इंपॉर्टेंस है, सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, एंगल कैसे निकालते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज भी कुछ बेसिक डेफिनेशन होंगी वेक्टर से रिलेटेड, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट मैंने कोलिनियर वेक्टर आपको बताया था, तो आज हम डिस्कस करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स बेटा नाम से ही आंसर है, कोप्लेनर। एक प्लेन में जो वेक्टर, सेम प्लेन में जो वेक्टर, को यहां है एक जैसे से रिलेटेड। तो कोप्लेनर का मतलब द वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, द वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। जो वेक्टर एक ही प्लेन में हो उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। कोप्लेनर जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन ले ली मैंने, एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन में जितने भी वेक्टर मैं बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर यहां बना दिया, एक वेक्टर यहां बना दिया, एक यूं बढ़ा दिया, एक यूं बढ़ा दिया, ये जितने भी वेक्टर हैं दीज ऑल आर इन एक्स वाई प्लेन, ये सारे एक्स वाई प्लेन में हैं। इसका मतलब ये वेक्टर सेम प्लेन में है। जो वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं उनको बोलते हैं कोप्लेनर। सेम प्लेन वाले वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर। तो ये कोप्लेनर का मतलब आ गया, दी वेक्टर विच आर इन सेम प्लेन। ठीक, इस तरह छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको ध्यान रहेंगी। और लेते हैं एग्जांपल्स, और डेफिनेशन लेता हूं। कौन से मैंने बताए? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, दोनों सेम हो, वो हो गए इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या बताया मैंने? नेगेटिव वेक्टर जिनका किनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, वो हो गए इक्वल वेक्टर। फिर मैंने बताया को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो हो गए को इनिशियल। फिर मैंने बताया कोलीनियर। कोलीनियर क्या होते हैं? याद आया? बड़े काम का वर्ड है कोलीनियर। मैंने कहा जितने भी वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो वो कोलीनियर है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वो थे कोलीनियर। कल लास्ट क्लास में ये बताया, ये सारे कोलीनियर हैं। जो भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो वो सभी कोलीनियर कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, बस डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो, उनको बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। ये बताया था। आज मैंने बता दिया कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स और भी बताता हूं। जैसे एक होते हैं पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स इसकी कुछ डेफिनेशन मुझे ना एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। ये पोलर वेक्टर किन्हें कहते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक बॉडी कंसिडर करो भाई, मान लो एक बॉडी है ये। मैं कोप्लेनर का एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि सॉरी पोलर वेक्टर किन्हें कहते हैं। पोलर वेक्टर्स जैसे मान लो एक बॉडी है ये, लेट मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया। मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया ए पॉइंट पर। किस पॉइंट पे लगाया? ए पॉइंट पर। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि ये बताओ इस बॉडी पर फोर्स कहां लगा रखा है, तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने फोर्स ए पॉइंट पर अप्लाई किया हुआ है। कहां लगा रखा है मैंने फोर्स? मैं कहूंगा फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए पॉइंट। ठीक, फोर्स अप्लाइड ऑन ए पॉइंट बोल सकता हूं मैं, मुझे पता है कि किस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगा रखा है। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो कोई बॉडी ओ पॉइंट पर थी। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए, बाद में डेफिनेशन इसी इन एग्जांपल से निकल के आएगी। मान लो कोई बॉडी ओ पॉइंट पर थी, ये बॉडी घूम फिर के किसी पॉइंट बी पर चलेगी। कैसे भी घूम फिर के बी पर चलेगी। ए ओ पर थी और लास्ट में बी पर चली गई। किसी ने मेरे से पूछा कि भाई ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ।
इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हुआ? ओ से। कहां से स्टार्ट हुआ? ओ से। कहां गया? बी तक। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ओ से स्टार्ट हुआ। तो ये बताओ, जैसे इस एग्जांपल में देखो आप, अगर कोई मेरे से पूछेगा फोर्स कहां लगा रखा है, तो मैं बता सकता हूं कि ए पॉइंट पर लगा रखा है। मुझे पता है कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए है। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस एग्जांपल में ए है। यहां कोई मेरे से पूछेगा कि भी डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट कहां है, डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट कहां है, तो मैं कह दूंगा जी ओ है। मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट बताया जा सकता है, मुझे पता है कि ओ पॉइंट है। तो बेटा जिन वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और जिनका इनिशियल पॉइंट होता है, जिन वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताया जा सके या इनिशियल पॉइंट बताया जा सके, जिन वेक्टर्स के बारे में हमें यह पता हो कि ये वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्लाई किया हुआ है, इसका अपना ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे इस एग्जांपल में, या यूं कहा जा सके भी इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है। तो जिन वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है या इनिशियल पॉइंट होता है, उनको कहते हैं पोलर वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच हैव, नोट कर लो, द वेक्टर्स विच हैव देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और देयर इनिशियल पॉइंट, जिनका अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या इनिशियल पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स को पोलर वेक्टर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये पोलर वेक्टर है। जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या इनिशियल पॉइंट हो, दोज आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या इनिशियल पॉइंट बताया जा सके, मेंशन किया जा सके भी ये इस पॉइंट पर लगा रखा है या ये वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ऐसे वेक्टर को पोलर वेक्टर बोला गया है। बच्चे के दिमाग में आएगा भी कोई ऐसा वेक्टर भी हो सकता है जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना हो। बिल्कुल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं। ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स। आपसे पूछा जाता है व्हाट आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं? एक्सियल वेक्टर बेटा जिन वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाई ना किया जा सके, जिन वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाई ना किया जा सके या हमें पता ही ना हो, स्पेसिफाई तो तब करेंगे जब हमें पता हो, जिनका हमें यही ना पता हो ये किस पॉइंट पर लगा रखा है या किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे वेक्टर हैं जिनका नहीं पता चलता, हमें कुछ डिफाइन ही नहीं रखा मैथमेटिक्स में, तो ऐसे वेक्टर को नाम दे रखा है एक्सियल वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर टॉर्क, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क का कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर है। एक है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एक है एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन। एक है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं एक्सियल वेक्टर्स के। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। इनका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। इनके बारे में आप ये नहीं बता सकते कि ये वेक्टर कहां से स्टार्ट हुआ है या किस पॉइंट पर अप्लाई किया हुआ है, ऐसा कुछ कंसेप्ट इनके लिए है ही नहीं। कई बार हम यूं भी कहते हैं एक्सियल वेक्टर जो होते हैं ना, एक्सियल वेक्टर जो होते हैं ये रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। जब कोई बॉडी सर्कल वगैरह में घूमती है ना, उसके लिए ये यूज होते हैं। रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझाने में ये काम आते हैं। जैसे कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करे, मान लो, जैसे मान लो बॉडी यूं रोटेट कर रही है सर्कल में, तो हर सर्कल की ना एक एक्सिस होती है, हर सर्कल की एक एक्सिस होती है। जैसे इस तरह की लाइन है, जो ये लाइन है ना, इसको एक्सिस बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा एक्सिस ऑफ सर्कल। एक्सिस ऑफ सर्कल समझते हैं आप? एक्सिस ऑफ सर्कल जो सर्कल के सेंटर से पास करे,
जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास करे और सर्कल की प्लेन के परपेंडिकुलर हो। जैसे ये सर्कल की प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करे ना, तो उसको बोलते हैं एक्सिस। इसको कहते हैं एक्सिस। तो एक्सियल वेक्टर जो भी होंगे ना, जो भी एक्सियल वेक्टर होंगे वो हमेशा इस एक्सिस के ऊपर आएंगे। एक्सियल वेक्टर हमेशा इस एक्सिस के ऊपर आएंगे, इस लाइन पर। जैसे ये बॉडी घूम रही है, यूं घूमने लग रही है, मैंने एग्जांपल दे रखा है यो। अगर कोई मेरे से पूछेगा भी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं आएगी, इस लाइन के ऊपर, एक्सिस के ऊपर आएगी। अब वो स्टार्ट कहां से हुआ, कहां खत्म होगा, हमें कोई मतलब नहीं। हम ये कह सकते हैं इस लाइन पर है, लेकिन वो कहां से स्टार्ट हुआ कुछ नहीं कह सकते। ये सारे वेक्टर वही है, एक्सियल वेक्टर्स हैं। तो एक्सिस के लोग आते हैं रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। अभी तक तो इतना याद कर लो डेफिनेशन के तौर पर, तो कि जब यूज होगा तो चीजें ज्यादा क्लियर होती चलती हैं। अभी तो डेफिनेशंस के ऊपर बात होने लग रही है ना, तो डेफिनेशंस को उसी तरीके से समझो। तो ये तो एक्सियल वेक्टर कौन से हैं, पोलर वेक्टर कौन से हैं। इसके बाद है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये भी बहुत काम किया वेक्टर है भाई, बार बार यूज होगा पोजीशन वेक्टर। वैसे नाम के अंदर ही आंसर है पोजीशन वेक्टर। कोई पूछे ना व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो समझने के हिसाब से अगर बोलूं ना कि कोई समझाना हो किसी क्या होता है पोजीशन वेक्टर, कोई पूछ ले, एक लेमैन पूछे भाई पोजीशन वेक्टर क्या मतलब है भाई आपका, तो आप कहते हैं भाई वो वेक्टर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बता देगा। जो वेक्टर किसी पार्टिकल या किसी बॉडी की पोजीशन के बारे में बताए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन के बारे में बताने वाला वेक्टर। देखो जैसे मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं, एक बार ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो बेटा। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी आप लेते हैं ना, तो ओरिजिन को हम मानते हैं रेफरेंस। किसी की भी पोजीशन बतानी होती है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताते हैं। ओरिजिन को रेफरेंस मान के चलते हैं नॉर्मली, रूल तो नहीं है, आप और किसी और को भी रेफरेंस मान सकते हो। आमतौर पर हम रेफरेंस ओरिजिन को लेते हैं। तो किसी भी की पोजीशन बतानी होगी ना, तो आप ओरिजिन के हिसाब से बताओगे भाई ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है। वो ओरिजिन के कंपैरिजन में किसी भी चीज की पोजीशन बताई जाती है। तो जैसे कि मान लो एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ए है। अब किसी ने मेरे से पूछा भाई ए की पोजीशन बताओ, ए की पोजीशन बताओ। तो ए की पोजीशन बतानी है तो मैं पोजीशन वेक्टर बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर बनाऊंगा ओ से, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ओरिजिन। जो भी रेफरेंस होता है ना, जो भी रेफरेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है, रेफरेंस हम ओ को मानते हैं। तो ओ से ए एक वेक्टर बना दूंगा मैं, ओ से ए तक, ओरिजिन से गिवन पॉइंट जिसकी पोजीशन बतानी है वहां तक। जैसे मुझे ए की पोजीशन बतानी है तो मैं ओ से ए एक वेक्टर बना दूंगा। तो ये जो ओ ए आ गया ना, ओ ए, ओ ए, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए। ओ ए पॉइंट की पोजीशन बताने के काम आएगा, तो इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे मान लो कोई बी पॉइंट है, मान लो कोई बी पॉइंट है, किसी ने पूछा भाई बी पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो मैं ओ से बी एक वेक्टर बना दूंगा, ओ से बी एक वेक्टर बना दूंगा। और ओ बी इसको बोल दूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट। ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ओ से ए का पोजीशन वेक्टर होगा, ओ से बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से गिवन पॉइंट के तक बनाया जाता है। ये स्टार्ट होगा ओरिजिन से, जाएगा गिवन पॉइंट तक। जैसे ये ओ से ए गया है, वो ओ से बी जाएगा। ऐसे किसी भी पॉइंट का बना सकते हो, ठीक। और देखो जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है ना, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, उससे हमें ए की डायरेक्शन पता चलेगी। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उससे हमें यह पता चलेगा कि ए कितनी दूर है। अगर ये लाइन बड़ी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब ए दूर है। अगर लाइन छोटी है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड कम है तो इसका मतलब ए नजदीक है। तो जो भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमें ये बताता है कि पार्टिकल या पॉइंट ओरिजिन से दूर है या ओरिजिन के नजदीक है। जैसे इन दो को कंपेयर करूं, इन दो को कंपेयर करूं, तो ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, तो इसका मतलब देखते ही पता चल गया भाई ये दूर है और ये नजदीक है। इसका मतलब ये दूर है और ये नजदीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं आर ए लिख दिया ये बताने के लिए कि ये ए का पोजीशन वेक्टर है। इसका नाम दे देता हूं आर बी, ए का पोजीशन वेक्टर है तो आर ए लिख दिया, बी का पोजीशन वेक्टर है तो आर बी लिख दिया। आमतौर पर पोजीशन वेक्टर के लिए हम आर सिंबल यूज करते हैं,
कोई रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली पोजीशन वेक्टर को आर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए पॉइंट का है तो आर ए लिख दो, बी का है तो आर बी लिख दो, किसी और पॉइंट का तो उसके नाम के हिसाब से लिख दो, ताकि याद करना आसान हो जाए। हाँ, तो पोजीशन वेक्टर पोजीशन के बारे में बताने वाला, जो वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताए उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। यूं याद कर लो, पोजीशन के बारे में बताने वाला वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। अरे जेड कोई एक्सिस को थोड़े नहीं लेते, किसी पॉइंट को लेते हैं बेटा इशू। रेफरेंस किसी पॉइंट को मानेंगे, ओ को या किसी और को, जेड को थोड़े नहीं। मैंने यहाँ कोई एक्स को थोड़ा नहीं माना रेफरेंस, ना मैंने वाई को माना, मैंने तो ओ पॉइंट को बोला है। यहाँ जेड भी मिल रहा है, यहाँ एक्स भी मिल रहा है, यहाँ वाई भी मिल रहा है, ओ पर तीनों मिल रहे हैं। तो पोजीशन के बारे में बताने वाला, अभी तो इतना याद रह जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसको बड़े ध्यान से सुनना भाई, बहुत जब तक वेक्टर पढ़ोगे तब तक यूनिट वेक्टर यूज होगा जिंदगी में, मतलब यूनिट वेक्टर पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो यूनिट वेक्टर सुनना। देखो भाई, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है बी, कोई भी नाम ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पर। जैसे मेरे पास मान लो, पहले मैं ए वेक्टर की बात करूं, मेरे को किसी ने बोला भी ए वेक्टर है आपके पास, तो आप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर हमेशा किसी न किसी वेक्टर का निकाला जाता है। जैसे ए का है ए वेक्टर, तो इसका निकाल सकता हूं, बी है तो बी का निकाल सकता हूं, ऐसे कोई और वेक्टर तो उसका निकाल सकता हूं। यूनिट वेक्टर हमेशा किसी न किसी वेक्टर का होता है, अपना इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता, किसी न किसी का निकालोगे। जैसे मेरे से बोला भी ए का यूनिट वेक्टर निकालो, तो भाई किसी भी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर आप रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल लेते हैं, तो आप उसके ऊपर कैप लगाते हैं, कैप। जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो मैं लिखूंगा उसको ए कैप के द्वारा, ए कैप। अगर कोई मेरे से बोलेगा बी का यूनिट वेक्टर लिखो, तो मैं उसको लिखूंगा बी कैप के द्वारा। यूनिट वेक्टर हमेशा किसी न किसी वेक्टर के बराबर का होता है, ए का होगा या बी का होगा या सी का होगा, ऐसे होता है। अपने खुद की आइडेंटिटी नहीं, यूनिट वेक्टर किसी न किसी वेक्टर के लिए निकालोगे आप। जैसे ए का निकालना है, तो मैं लिखूंगा ए कैप। ये तो लिखने का तरीका, सिंबल उसमें तो एरो है, इसमें कैप है। अब ये होता क्या है, ये होता है भाई वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अगर आप वेक्टर को, उसको वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए को ए के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ऐसी बी का कैप निकालना है, तो बी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किसी भी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। ए कैप वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड बी कैप हो गया। तो इस तरीके से ए कैप या बी कैप लिखा जा सकता है। यहां से अगर मुझे ए वेक्टर लिखना हो तो, ए वेक्टर लिखना हो तो ये बनेगा ए कैप। अगर बी कैप बी वेक्टर लिखना हो तो ये बनेगा बी कैप। ये बी कैप हो गया, ये ए कैप हो गया। देखो ना, 3 ए आ गए, 3 ए आ गए, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या है ये सब ए लिख रहा है टीचर, किसी में कैप लगा रहा है, किसी में कुछ नहीं लगा रहा, किसी में एरो लगा रहा है। तो बेटा तीनों अपने ध्यान से पढ़ने हैं। वेक्टर लिखना है तो एरो लगानी है, यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैप लगानी है, मैग्नीट्यूड लगाना लिखना है तो कुछ नहीं लिखना ऊपर, ना कैप ना एरो। ऐसे ही बी वेक्टर है तो एरो लगेगी, यूनिट वेक्टर है तो कैप लगेगी, मैग्नीट्यूड है तो कुछ नहीं लगेगा। इन बातों का ध्यान देना, ये तो छोटी छोटी बातें सीखनी है। जैसे आपसे पूछेंगे भाई ठीक है, ये तो मैथमेटिकल हो गया भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ गया। आपसे पूछते यूनिट वेक्टर होता क्या है, ये तो निकालने का तरीका बताया मैंने। तो बेटा आप ये कह दो भाई यूनिट वेक्टर चाहे ए का हो चाहे बी का हो, किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। चाहे किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालो, ए का निकालो चाहे बी का निकालो चाहे सी का निकालो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, इसलिए इसका नाम यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो निकालते हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। और जैसे ए कैप है, ए कैप की डायरेक्शन वही होगी जो ए की होगी।
ए कैप की डायरेक्शन ए वाली होगी, बी कैप की डायरेक्शन बी वाली होगी। मतलब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो गिवन वेक्टर की है। ए कैप की डायरेक्शन ए वाली, बी कैप की डायरेक्शन बी वाली। अगर कोई सी वेक्टर होता तो सी कैप की डायरेक्शन क्या होती, जो सी की है, सी कैप और सी की डायरेक्शन सेम होती। आमतौर पर समझाने के लिए हम कह देते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के काम आता है, उसका और कोई रोल नहीं है, इसका काम है डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू टेल अबाउट डायरेक्शन। बेटा नेहा क्या पूछ रही है तू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के हिसाब से डिसाइड होगा, बी का बी के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल अभी तो सिंपल है ये, क्या पता क्या वैल्यू हो सकती है, कभी वैल्यू 10 हो जाए, कभी 10,000 भी हो जाए। ए वेक्टर की क्या वैल्यू होगी बेटा, अभी कुछ थोड़े बता सकते हो आप, ये तो एग्जांपल है, सिंपल है अभी तो ये। ए की वैल्यू तो आगे, जब अभी तो डेफिनेशन में पढ़ रहे हो आप लोग, अभी डेफिनेशन में पढ़ रहे हो, इसकी एप्लीकेशन तो आएंगी ना। अभी तो डेफिनेशन के लिए कुछ सिंबल यूज किए मैंने, ए बी ऐसे सी कुछ भी लिख दूंगा मैं, अभी वैल्यू थोड़ा नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे से कि ए की क्या वैल्यू होगी जी, ए वेक्टर की। ए वेक्टर की डिपेंड करेगा, कभी कुछ वैल्यू देगा, कभी क्वेश्चन में देखेंगे, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे। अभी तो जस्ट एक डेफिनेशन समझाने के लिए कुछ सिंबल्स एग्जांपल के तौर पे लिए गए। जैसे एक बात और याद कर लो, जैसे 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये काम की बात है जो सबसे ज्यादा यूज होगी, अब जो सबसे ज्यादा यूज होगी, अभी बताऊंगा बेटे, अभी बताऊंगा डायरेक्शन कैसे बताएगा। देखो बेटा, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं। जैसे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस के कैप। ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं। कोई भी वेक्टर, सुनते जाना 2 मिनट मेरी बात को, कोई ध्यान से सुनना। कोई भी वेक्टर, उसका नाम से कुछ भी हो, उसका नाम से कुछ भी हो, अगर वो एक्स की डायरेक्शन में है, अगर वो एक्स की डायरेक्शन में है, तो एक्स की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्स की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका खुद का नाम से कुछ भी हो। ऐसे ही अगर कोई वेक्टर वाई की डायरेक्शन में है तो उसका यूनिट वेक्टर जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसका यूनिट वेक्टर हमेशा के कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब क्या, सुनो मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक वेक्टर है एक्स की डायरेक्शन में, मान लो एक वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में, मान लो ए वेक्टर कोई है और वो एक्स की डायरेक्शन में है। अब किसी ने मेरे से पूछा भी ए वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बोलोगे आप, ए कैप बोलोगे क्या, क्या ए कैप बोलोगे या आई कैप बोलोगे? बेटा बोलने को तो आप ए कैप बोल सकते हो, कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको, लेकिन आगे काम को आसान करने के लिए, आगे ताकि चीजें देखते ही समझ में आ जाए, आप लिखो और टीचर समझ जाए, या टीचर ने लिख रखा है आप समझ जाओ, बुक में लिख रखा है तो आप समझ जाओ। उसका तरीका बना रखा है कि वेक्टर कोई भी हो, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका खुद का नाम से कुछ भी हो, उसके लिए आई कैप यूनिट वेक्टर यूज करो, उसके लिए आई कैप यूनिट वेक्टर यूज करो, और उस वेक्टर को यूं लिख दो, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आई कैप। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था एक जगह लिखा था ना यूं, ए इज इक्वल टू ए कैप, वहां मैंने यूनिट वेक्टर का नाम ए कैप रखा था। अब ये एक्स के अलोंग है तो यूनिट वेक्टर का नाम आई कैप हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए आई कैप। आई कैप लिख दिया ना, आई कैप को देखते ही आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। जिसको भी नॉलेज होगी ना, अगर कहीं वो ये देखेगा तो समझ जाएगा कि ए वेक्टर एक्स के अलोंग है, आई कैप इसके साथ आया हुआ ना तो तुरंत समझ जाएगा इसका मतलब ए वेक्टर एक्स के अलोंग है। ऐसे ही मान लो कोई वेक्टर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो कोई वेक्टर वाई के अलोंग है, मान लो कोई भी वेक्टर बी नाम दे दिया मैंने, लेट वो वाई एक्सिस के अलोंग है, उसको लिखने का तरीका ये होगा कि बी वेक्टर इज इक्वल टू बी जे कैप। ये एक्स की वाई की डायरेक्शन में है तो इसका यूनिट वेक्टर जे कैप लिख दो। अब किसी कोई भी देखेगा ना, देखते ही समझ जाएगा कि जे कैप है, इसका मतलब वाई के अलोंग है, तो डायरेक्शन का आइडिया आ गया उसको। ऐसे ही मान लो कोई वेक्टर सी है, वो जेड की डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, तो आप उसको लिख दो सी के कैप, सी के कैप।
यूं उठा के लिख दो। तो आई जे के कैप से हमें डायरेक्शन का आइडिया आता है। जो भी पॉजिटिव एक्स में होगा ना, पॉजिटिव एक्स में, उसके साथ आई कैप मिलेगा। जो भी पॉजिटिव एक्स में होगा उसके साथ आई कैप मिलेगा। जो पॉजिटिव वाई में होगा उसके साथ जे कैप मिलेगा। पॉजिटिव जेड में होगा तो के कैप मिलेगा। नेगेटिव हो तो माइनस आ जाएगा। जैसे मान लो कोई नेगेटिव एक्स में हो तो माइनस आई कैप आ जाएगा। नेगेटिव वाई में हो तो माइनस जी आ जाएगा। नेगेटिव जेड में हो तो के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कहीं मैंने एग्जांपल लिखा एफ इज इक्वल टू 10 आई कैप। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। कहीं मान लो आपको यूं लिखा मिल गया कि एफ इज इक्वल टू 10 आई कैप। एफ कोई भी एग्जांपल के तौर पे वेक्टर का नाम रख दिया मैंने। मेरे को किसी ने बोला भी ये लिख रखा है वेक्टर, ये लिख रखा है, और आप इसको देख के इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। इसको देख के वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। तो मैं तुरंत देखूंगा भी आई कैप आ रहा है इसके साथ तो, और आई कैप आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव जेड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। मेरे को ये दे दिया किसी ने क्वेश्चन के तौर पर, और मेरे से पूछा डायरेक्शन बताओ भाई इसको देख के। तो आई कैप को देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। मैं तुरंत बोल दूंगा कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही मान लो, लेट कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कोई डी वेक्टर है, वो लिख दिया -3 आई कैप, -3 आई कैप लिख दिया। अब किसी ने पूछा भाई इसकी डायरेक्शन बताओ -3 आई कैप की। आई कैप भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। तो देखते ही मुझे पता चल जाएगा भाई इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। इसको देखते ही मुझे आइडिया आएगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तुरंत, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेता हूं, कितने भी एग्जांपल बना लो। मान लो कि वेक्टर ई लिख दिया मैंने 50 जे कैप, यू लिख दिया 50 जे कैप। मेरे से पूछा डायरेक्शन बताओ। जे कैप देखूंगा और मुझे आइडिया आ जाएगा भाई जे कैप है तो इसका मतलब वाई पर है, ये पॉजिटिव वाई में है। इसकी डायरेक्शन इसका मतलब पॉजिटिव वाई में है, जे कैप आ रहा है इसके साथ। कहीं और एग्जांपल ले लूं मैं। मान लो कोई भी, मान लो जेड वेक्टर है, जेड तो नहीं लिखूंगा, कोई और लिख दूं। मान लीजिए भाई कोई वेक्टर है पी, पी वेक्टर है। पी वेक्टर दे रखे है -20 के कैप, यू दे दिया भाई -20 के कैप। किसी ने पूछा भाई -20 के कैप दे रखे है, इसके बेस पर डायरेक्शन बताओ। इसके बेस पर डायरेक्शन बताओ। तो भाई के कैप का मतलब है जेड, बट नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव जेड। के कैप का मतलब जेड एक्सिस पर होना चाहिए, और ये इसका मतलब तो नेगेटिव जेड पर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वेक्टर नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। इस तरीके से डायरेक्शन का आइडिया आता है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है 20 क्या है जी। अरे बेटा 20 तो मैग्नीट्यूड हुआ ना। ये मैग्नीट्यूड, इसका ये हो गया, इसका ये होगा मैग्नीट्यूड, इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड है। तो मेरे ख्याल से तो उम्मीद है अब आपको आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आई कैप, जे कैप, के कैप सारे वेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होंगे पूरे चैप्टर में। ये भूलना नहीं है भाई। आई कैप का मतलब क्या है, जे कैप का मतलब क्या है, के कैप का मतलब क्या, भूलना नहीं है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं आगे चल के। सारा काम उसी के ऊपर बेस्ड है। शानवी, ये तू जो पूछ रही है ना बेटे, आगे आएगी ये डायरेक्शन तू जो पूछ रही है ना अभी। आगे सब कुछ एक्सप्लेन होगा बेटे, सब कुछ एक्सप्लेन होगा बेटा उसकी भी। शानवी, हाँ हाँ बता दिया बेटे। अरे बेटा ए कैप की वैल्यू तो 1 आएगी मानसी। चाहे ए की वेक्टर वैल्यू 50 हो, चाहे ए वेक्टर की वैल्यू 1000 हो, ए कैप की वैल्यू तो 1 आएगी बेटा। ए कैप हो चाहे बी कैप हो चाहे सी कैप हो, ए कैप, बी कैप, बी कैप, कैप कैप कैप, आई कैप, चाहे जे कैप, चाहे के कैप, चाहे कोई और कैप, इन सब की वैल्यू 1 होती है। इनकी वेक्टर की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, इनकी वैल्यू तो 1 होती है। डेफिनेशन का मतलब ये था जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो मानसी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। चाहे वो ए कैप हो, बी कैप हो, कोई और कैप हो, सबकी वैल्यू, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है बेटा मानसी। कैप ही लगा दिया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। कैप लगाने का मतलब ही यह है कि मैग्नीट्यूड 1 है बेटे, चाहे नाम कुछ भी हो उसका। चलो जी, ये तो होगी यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सब कुछ आ गया। इसके बाद बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स। बहुत काम का है रिजल्टेंट वेक्टर।
रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ध्यान से सुनना भाई। रिजल्टेंट वेक्टर को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो वैसे तो सारी चीज ध्यान से सुननी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बगैर फिर प्रॉब्लम बहुत आती है अपने को। अगली 2-3 मिनट ना लिखना मत, सुनना ज्यादा। मेरी बात सारी सुनते जाना, सारे दिमाग में क्लियर करूंगा कंसेप्ट, लेकिन 2-3 मिनट ध्यान से सुनो। देखो अभी तक आप डेफिनेशन पे चल रहे हैं ना, डेफिनेशन जो होती है वो ना तो आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता, वो हमें समझ के याद करनी होती है, समझ के याद करनी होती है ताकि उनको अप्लाई कर सका। तो उसको वो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो हमें सीखने होते हैं। अब जैसे रिजल्टेंट वेक्टर का नाम लिया भाई, रिजल्टेंट वेक्टर बताओ। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, कोई भी दो वेक्टर है। मैं सबसे आसान एग्जांपल ले रहा हूं पहले। नैन्सी, इसका भी आंसर आएगा बेटा, चिंता ना कर। जो तू पूछ रही है ना उसका भी आंसर आएगा, आएगा आगे आगे आएगा। अभी जो बेसिक है ना उस पर बता दिया मैंने। तेरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तूने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आगे आएगा बेटे, 2-3 लेक्चर के बाद ना समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने वैसे, लेकिन क्लियर होगा आगे, चिंता ना करो। अब देखो जैसे दो वेक्टर है ए और बी, दो से ज्यादा भी हो सकते थे, मैंने एग्जाम्पल में दो दी है। पहले तो एक चीज ध्यान देनी है, रिजल्टेंट हमेशा दो या दो से ज्यादा वेक्टर का निकाला जाता है। रिजल्टेंट हमेशा दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का निकाला जाता है। आपको कुछ वेक्टर दिए जाएंगे, जैसे मैंने यहां दे दिए ए और बी, और फिर आपको बोलेगा भाई इनका रिजल्टेंट निकालो। तो मैं पहले डायग्राम में रिजल्टेंट बताऊंगा क्या उसका मतलब क्या है, फिर मैं उसको मैथमेटिकली निकालना सिखाऊंगा आपको। पहले मैं डायग्राम में इसका मीनिंग समझाता हूं। जैसे ये दो वेक्टर दे दिए, तो इनका मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला गया। तो इसका तरीका ये है भाई कि आप इन दोनों वेक्टर्स को पहले डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने पहले इनका रिजल्टेंट निकाला, तो मैंने ए वेक्टर बना लिया। मान लीजिए मैंने ओ से पी तक ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैं सेम ऑर्डर में बी वेक्टर को बनाऊंगा, सेम सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मीनिंग मैंने बताया था, इसके हेड से बी की टेल स्टार्ट करके बी वेक्टर बना दूंगा सेम ऑर्डर में। एक वेक्टर और बना दिया, दो दे रखे थे, पहले ए बना लिया फिर बी बना लिया। अब किसी पहले बी को भी बना सकते हो, सेम ऑर्डर में बनाना है, पहले कौन सा बनाना है बाद में कौन सा बनाना है कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहले बी को बना लो चाहे ए को बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दो वेक्टर थे, मेरे को बोला भी इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैंने पहले ए वेक्टर बनाया, सेम ऑर्डर में बी बना दिया। तो अब मुझे ए और बी का रिजल्टेंट बताना है आपको, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है वो सीखना पड़ेगा, फिर रिजल्टेंट बता दोगे आप। तो बेटा रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है कि जो भी हमारा फर्स्ट वेक्टर है ना, जो भी हमारा फर्स्ट वेक्टर है, अच्छा उसके नजदीक बना दूं ज्यादा अच्छा है, समझने में आसानी रहेगी, उसके नजदीक ही बना देता हूं। जो भी हमारा फर्स्ट वेक्टर है, जैसे ए हमारा फर्स्ट वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बना दो। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, लास्ट वेक्टर से कहीं जा रहा हो हमें नहीं मतलब, फर्स्ट के हेड टेल से लास्ट के हेड तक जो भी सिंगल वेक्टर आप बनाओगे वो वेक्टर कहलाएगा रिजल्टेंट। उसको बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। रिजल्टेंट को आमतौर पर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आमतौर पर इसके लिए कैपिटल आर सिंबल यूज करते हैं भाई रिजल्टेंट के लिए। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो भी सिंगल वेक्टर बनेगा उसी सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी बोला जाएगा। और रिजल्टेंट को लिखने का तरीका, रिजल्टेंट को लिखने का तरीका यह है, जैसे इसमें दिखा रखा है मैंने, मैं लिखूंगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट आर, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एरो जरूर लगानी है, एरो जरूर लगानी है। तो रिजल्टेंट होगा आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या यूं कहो ओ क्यू, यहां से यहां ओ क्यू होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी, ये होगा ओपी, ये होगा पी क्यू, यूं लिख सकता था मैं इसको।
या तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू लिखो, या आर इज इक्वल टू ए प्लस ए बी लिखो। तो रिजल्टेंट का मतलब ये तो हम बनाना कैसे बनाते हैं, फर्स्ट वेक्टर जो भी है हमारा, फर्स्ट वेक्टर से कि टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बनाना है, वो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, मीनिंग के हिसाब से समझू, मैं समझाने के हिसाब से बताऊं भी होता क्या है ये। बेटा समझने के लिए बोल दो, आप यूं कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, मीनिंग समझ लो इसका, मीनिंग सुन लो इसका एक बार ध्यान से। रिजल्टेंट वेक्टर वो सिंगल वेक्टर है, दोबारा सुनो, रिजल्टेंट वेक्टर वो सिंगल वेक्टर है जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर ने मिलकर इफेक्ट प्रोड्यूस किया। जैसे यहां ए और बी दो वेक्टर हमारे गिवन वेक्टर हैं, तो जो ए और बी मिलके जो काम करेंगे, मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ए और बी, जो ए और बी ने मिलके इफेक्ट प्रोड्यूस किया, वही इफेक्ट जो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करेगा, वही सिंगल वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट कहलाएगा। ए और बी ने मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, वही इफेक्ट जो अकेला वेक्टर प्रोड्यूस कर देगा, उस अकेले वेक्टर को रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी बोलेंगे, उसी को रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी बोलेंगे। मोटे तौर पर जो काम ए और बी मिलकर करेंगे वो आर कर देगा, यूं समझ लो बस। और क्या है, जो आर और बी मिलकर काम करेंगे ना, वो ए कर देगा। काम से मेरा मतलब वो वर्क नहीं, इफेक्ट से मतलब, कोई भी इफेक्ट हो सकता है वो। और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये तो मैंने एक आसान सा एग्जांपल है, और ले लो। जैसे मान लो मेरे को दो वेक्टर दिए, एक ए दिया, एक बी दिया। किसी ने बोला भी इनका रिजल्टेंट बनाओ, डायग्राम में रिजल्टेंट बनाना सिखा रहा हूं मैं। रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं, तरीका वही है, इन वेक्टर को सेम ऑर्डर में बनाना है आपको, सेम ऑर्डर में। मैंने आपको कहा था ना, सेम ऑर्डर बड़े काम का वर्ड है। देखो याद हो तो मैंने बताया कल वाले लेक्चर, लास्ट लेक्चर में, कि सेम ऑर्डर बार बार वर्ड यूज होगा। तो आप ए और बी को सेम ऑर्डर में बढ़ाओ, उसके बाद ए बना दिया, फिर बी बढ़ाओ, बी उधर है ऊपर, यूं तो यूं बनाना पड़ेगा मैं, ये बी हो गया भाई। अब मेरे को बनाना इनका रिजल्टेंट, मेरे को इनका रिजल्टेंट बनाना भाई, इनका रिजल्टेंट बनाना मेरे को। तो रिजल्टेंट बनाने के लिए क्या करूं, फर्स्ट वेक्टर की टेल से, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बना दूंगा। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बना दूंगा। फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक जो सिंगल वेक्टर होगा, वही ए और बी का रिजल्टेंट होगा, उसी को बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। और लिखने का तरीका वही है, अगर आर ए और बी का रिजल्टेंट है तो यूं लिख सकते हैं आप, इनके सम के बराबर, इनके एडिशन के बराबर यूं लिख सकते हैं आप, या यूं कह सकते हैं ओ क्यू। रिजल्टेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा, क्या आप रिजल्टेंट का मीनिंग समझ पा रहे हो? अच्छा और एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ और एग्जांपल लेता हूं, रिजल्टेंट से रिलेटेड ही, रिजल्टेंट से रिलेटेड ही कुछ और एग्जांपल लेता हूं। देखो रिजल्टेंट और बताता हूं मैं आपको। जैसे ये देखो, मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, सुनते जाना भाई। अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में मैंने वेक्टर ले लिए, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ले लिए मैंने। मेरे को किसी ने बोला भी इनका रिजल्टेंट डायग्राम में बनाना है। अभी तो मैं डायग्राम में मीनिंग समझा रहा हूं आपको, कल मैं आपको मैथमेटिकली इसको निकालना सिखाऊंगा, इसकी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कल। अभी तो इसका मीनिंग क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए बाद में। किसी ने बोला भी ए और बी दो वेक्टर हैं, आप इनका रिजल्टेंट बनाओ या रिजल्टेंट दिखाओ डायग्राम के अंदर, कैसे करोगे? तरीका सेम, बिल्कुल सेम तरीका। आप इन दोनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो, सेम ऑर्डर में। जैसे ये मैंने ए बना दिया, ओ से पी तक, ओ से पी तक ए बना दिया। अब बी, सेम ऑर्डर में मुझे बी बनाना है, सेम ऑर्डर में बी बनाना है, तो बी की डायरेक्शन अपोजिट है बी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं इसकी हेड से बी वेक्टर यूं बनाऊंगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगा। बी वेक्टर यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन ये बना दिया मैंने बी वेक्टर। मान लो ये आया क्यू पॉइंट तक, ये क्यू पॉइंट तक आया भाई, पी से क्यू तक बी बन गया। अब देखो बेटा, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है अपना, कहां से स्टार्ट हुआ, ओ से, फर्स्ट वेक्टर ओ से स्टार्ट हुआ, लास्ट का हेड कहां है, क्यू पर, तो यहां से यहां तक ये वेक्टर बना दो, ये हो गया रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। इट इज नॉट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं है, ये एक रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट भाई फोर्स का भी रिजल्टेंट हो सकता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का भी हो सकता है,
रिजल्टेंट आपका टॉर्क का भी हो सकता है, रिजल्टेंट मोमेंटम का भी हो सकता है, रिजल्टेंट किसी का भी हो सकता है। इसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर ना करो। मैंने कहीं नाम लिया, मैंने कोई नाम नहीं लिया, ना डिस्टेंस का ना डिस्प्लेसमेंट का। आप कंफ्यूजन बढ़ा क्यों रहे हो? कंफ्यूजन को घटाना है। एक नया वर्ड आप अपने दिमाग में बैठा रहे हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। मैंने अभी तक तो नाम ही नहीं लिया उसका। नहीं, रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन तो यही होगी। रिप्रेजेंटेशन तो डायरेक्शन कुछ भी हो, रिजल्टेंट तो यही लिखोगे आप। वैल्यू क्या आएगी वो अलग है, वैल्यू क्या आएगी वो अलग चीज है। नहीं नहीं, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में तो यही होगी। यस, वेक्टर फॉर्म में तो यही होगी। वैल्यू क्या आएगी वो कल बताऊंगा, अभी तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन वैल्यू नहीं बता रहा आपको। यस, वैल्यू क्या आएगी वो कल की बात है, अभी रिप्रेजेंट करना हो तो यही करना पड़ेगा आपको। और एक बात सुनो, बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि बार बार दो ही वेक्टर क्यों ले रहे हो सर आप? अगर कई वेक्टर हो तो, 3 हो तो, 4 हो तो कोई बात नहीं, कितने भी हो। देखो, जैसे मान लो कि वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी, कोई वेक्टर सी। 3 का एग्जांपल ले लेता हूं। किसी ने बोला भी इनका रिजल्टेंट बना के दिखाओ डायग्राम में, इनका रिजल्टेंट बनाओ सर। मैं कह रहा हूं जो कितने भी वेक्टर हो, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी वेक्टर हो, तरीका एक ही है। आप जितने भी वेक्टर है ना, सेम ऑर्डर में बना दो, सेम ऑर्डर में बना दो जितने भी वेक्टर आपके पास हैं। उसके बाद सेम ऑर्डर में बना गए, फर्स्ट वेक्टर की टेल, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट का हेड देख लो। फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट का हेड देख लो, वहां से वहां एक सिंगल वेक्टर बना दो। ये होगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट है। फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड देखना बस। हम लोग कितने भी वेक्टर सबको सेम ऑर्डर में बना के, जैसे यहां है, यहां लिख दूंगा r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। रिजल्टेंट का मीनिंग समझाया मैंने, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्या 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 वैल्यू आएगी, कब क्या वैल्यू आएगी, वो सब काम कल का है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है भाई, इस रिजल्टेंट के ऊपर ही पूरा डिस्कशन होगा कल। सारा काम रिजल्टेंट पे ही होगा कल, वही चीज मेन डिस्कस करांगे हम रिजल्टेंट की ही। तो कल मिलते हैं बेटा।